हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर अपने जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स थे वो हमने खत्म कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। नाम है द स्टडी ऑफ गैस लॉस। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, इस चैप्टर के अंदर हमने स्टडी करना है गैस लॉस के बारे में। और उससे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि एक्चुअली में गैस के अंदर जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस या इंटरेक्शन कैसे होती है। एक कॉमन वर्ड जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन या इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन। कभी कभार हम मॉलिक्यूल की जगह पे पार्टिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनका मतलब क्या है, पहले हम वो स्टडी करेंगे और उसके बाद उसके बिहेवियर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास HCl का एक सॉल्यूशन है। इस HCl के अंदर ऑब्वियस है बेटा कि हमारे पास HCl के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे कि एक मॉलिक्यूल बेटा ये दिख रहा है और एक मॉलिक्यूल आपके पास ये है। अब ध्यान से समझना, किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो हमारी फोर्स एक्ट कर रही है, किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रही है उसी को इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन का नाम दिया गया है। अब इंटरेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हो सकता है ये अट्रैक्शन हो सकता है ये रिपल्शन हो, तो इसलिए उसको इंटरेक्शन कहा गया है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, इसी को कहा जाता है द इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन। तो किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो आपकी इंटरेक्शन एक्ट करती है, जो फोर्स एक्ट करती है, उसी को इंटरमोलिकुलर या इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन कहा जाता है। उसके अलावा अगर आप किसी एक मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे कि देखो ये हाइड्रोजन है, ये मेरा क्लोरीन है, तो इन दोनों के बीच में मतलब एक मॉलिक्यूल है HCl का, तो उस HCl के अंदर H और Cl के बीच में जो हमारी फोर्स एक्ट करती है उसको इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन का नाम दिया गया। तो पहले तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि एक जैसे मॉलिक्यूल के बीच में अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो उसको इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन या इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन कहते हैं। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसको इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन का नाम दिया जाता है। तो पहले तो ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम थोड़ा आगे स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि कितना इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, देखिए जब भी हम बात करते हैं ना डिफरेंट स्टेट्स की, देखिए 3 तरह के स्टेट है, ये आप अच्छी तरह जानते हो। पहला मेरे पास सॉलिड है, फिर लिक्विड है और फिर मेरे पास गैस है। जब कभी भी हम इन स्टेट्स के बारे में बात करते हैं ना कि भाई सॉलिड होने के लिए क्या चाहिए, लिक्विड होने के लिए क्या चाहिए, गैस होने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। अगर तो मेरे पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऑटोमेटिकली वो दोनों मॉलिक्यूल्स या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बाउंड होकर इकट्ठे रहेंगे और जिस वजह से ये एज ए सॉलिड स्टेट हमें मिलते हैं। लिक्विड स्टेट में आप देख सकते हो कि कुछ कुछ आपके पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में एक दूसरे के बाउंड स्टेट के अंदर है, अदरवाइज वो थोड़ा फ्रीली आपका मूव कर सकते हैं, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स और दूसरे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं, जो इंटरेक्शंस हैं, वो थोड़ी सी वीक हैं। जब आप गैस के बारे में बात करते हो तो गैस में साफ दिख रहा है बेटा कि हर एक मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन है वो इतना वीक होता है कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। तो प्लीज याद रखें, जब हम बात करते हैं गैसियस स्टेट की, तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स होती है बेटा वो इतनी ज्यादा वीक होती है। और जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, देखिए इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब होता है कि देखिए जैसे कि हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, इनके बीच के स्पेस को इंटरमोलिकुलर स्पेस का नाम दिया गया है। तो जो इनके बीच की स्पेस होती है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस कहा जाती है। तो गैसियस में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम बेटा हमारे सॉलिड में होती है। तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। हमारे चैप्टर जो है वो बेसिकली गैस के साथ ज्यादा रिलेटेड है, तो चलिए थोड़ा गैस को स्टडी करते हैं। देखिए बेटा, जब हम गैस को बड़े ध्यान से उसके अंदर फोकस करके देखेंगे ना, तब हमें क्या दिखाई देगा कि उसके अंदर हमारे पास होते हैं ये मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है या ये कोई हमारे पार्टिकल्स जो है ये ना एक्चुअली में रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। सवाल कि सर ऐसा क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। पहली बात, इन सभी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जिसको हम इंटरमोलिकुलर या इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन कहते हैं, वो बहुत ही वीक होती है। वीक होने की वजह से वो एक दूसरे से दूर आराम से जा सकते हैं।
अगर मैं स्पेस की बात करूं तो इनमें स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, एट रूम टेम्परेचर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ना, वो आप बेसिकली तो 11th के अंदर बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हो। उनके अकॉर्डिंगली ये कहा गया था कि जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। मतलब ये कि हम उसको जितना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी ही ज्यादा होगी और वो उतना ही इधर उधर आपके मूव करते जाएंगे। सवाल, सर ये इधर उधर मूव क्यों करते हैं? ये एक्चुअली इधर उधर या रैंडमली इनके अंदर मोशन इसलिए होती है क्योंकि दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। जब ये मूव करते हैं दूसरे से कोलाइड करते हैं, उसी कोलिजन की वजह से ये रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर वन, पहले तो इनके बीच की फोर्स ही बहुत कम है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एट रूम टेम्परेचर इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, तो नॉर्मली हमें यही देखने को मिला है कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन कम होने से वो इधर उधर आपका रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। क्लियर? अब हम इसके ना कुछ जो है कि अगर मैं बात करूं कि गैस का मतलब क्या होता है, तो अब आप ध्यान से ये डेफिनेशन को रीड आउट कर सकते हैं और आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं वो स्टेट ऑफ मैटर इन विच द इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन इज वीक एंड द इंटर पार्टिकल स्पेस इज सो लार्ज दैट द पार्टिकल्स बिकम कंप्लीटली फ्री टू मूव रैंडमली इन एंटायर अवेलेबल स्पेस इज नोन एज गैस। ठीक है, तो गैस की डेफिनेशन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जिस कंडीशन के अंदर जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है, स्पेस बहुत ज्यादा है और वो रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन और ये पूरे एंटायर स्पेस को कवर कर लेते हैं और उसको कहा जाता है आपका गैस। क्लियर? गुड। इसके बाद बेटा अब हमने ऑफ कोर्स इसके थोड़े बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना था, और अगर आप ध्यान से यहां देख सकते हो तो आपको नजर आएगा बेटा कि मैंने एक चैम्बर लिया, चैम्बर के अंदर यहां पर देखिए थोड़ा सा गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर डाले। जब गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर डाले तो थोड़ा टाइम लीजिए, जैसे जैसे देखो इसका कुछ टेम्परेचर तो आप यहां पे देख ही सकते हो, उस टेम्परेचर की वजह से उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, वो रैंडमली मूव करे ऑल ऑफ द डायरेक्शन। लेकिन मजेदार बात हमें ये देखने को मिलती है कि ये सारा का सारा चैम्बर जो है ना वो कवर कर लेती है। मतलब ये कि अगर मैंने इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा भी दिया तो उस केस में बेटा ये पूरा वॉल्यूम ही कवर कर लेगा। अगर मान लीजिए थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं तो और वो वाला स्पेस भी ऑक्युपाई कर लेगा, और इवन अगर मैं उसको बिल्कुल बंद भी कर दूं तो वो उतने रीजन के अंदर ऑक्युपाई करेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? देखिए मेरे कहने का बहुत सिंपल मतलब है। नंबर वन, कहते गैस ऑक्युपाइज एंटायर स्पेस ऑफ द वेसल इन विच इट इज केप्ट एंड सो टेक्स द शेप ऑफ द वेसल। मतलब जिस वेसल के अंदर हम उसको डालते हैं ये एग्जैक्टली उसकी जो स्पेस है वो ऑक्युपाई कर लेता है, पूरा एंटायर स्पेस जो है ना बेटा वो कवर कर लेता है। ठीक है, कैसे कर पाता है मैंने बताया, इन सबको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, कोलिजन मिलती है, उसकी वजह से बेटा रैंडमली घूमते रहते हैं और सारा का सारा स्पेस इसका ऑक्युपाई हो जाता है। दूसरी बात, ये बड़ी अच्छी बात है, इसको ध्यान से रीड करेंगे। कहता है कि ऑल गैसेस शो यूनिफॉर्म बिहेवियर अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। पता है जब हम गैस लॉज के बारे में बात करते हैं ना, तीन बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर इनको स्टडी किया जाता है। एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम और एक होता है टेम्परेचर। इन तीन पैरामीटर्स के ऊपर इसके हम सारे लॉज स्टडी सब कुछ करेंगे, डोंट वरी, हम एक एक करके करते जाएंगे बट स्टडी करेंगे। तो कहता यह है कि अगर मेरे पास जितने भी गैसेज हैं, ठीक है ना, अगर उन सब का टेम्परेचर, उनका प्रेशर जो है अगर मैं सिमिलर कंडीशन में रखूं तो उनका जो केमिकल नेचर है, उनका जो कलर है, उनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर वाला जो स्मेल है वो लगभग क्या होता है हमारा, सेम होता है। उनकी अगर मैं सेम कंडीशन दिखाऊं तो यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट। ये नहीं कि अगर इतने हिस्से की बात कर रहा हूं तो यहां पे स्मेल या टेस्ट कुछ हो रहा है, यहां की अगर बात करो तो इसका बिहेवियर कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं। यूनिफॉर्म अगर आप रखते हो तो थ्रू आउट सभी गैसेस की बात कर रहे हैं कि थ्रू आउट अगर आप देखेंगे तो इनमें यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये बात बेटा हमने यहां पे कर ली है अपने सेकंड पॉइंट के अंदर। अब हम बात करने लगे हैं बेटा इसके बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस के बारे में। लेकिन ये डिफाइन कैसे हुआ, तो पहले देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप जानते हो कि जो गैसेस है वो छोटे छोटे पार्टिकल या मॉलिक्यूल से बनाए जाते हैं जिनके अंदर एक रैंडम मोशन होती है। क्यों होती है मैंने आपको छोटा सा आइडिया दिया। फिर मैंने आपका एक नाम लिया था काइनेटिक थ्योरी के बारे में। बस वही है बेटा कि काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से इनके बीच की जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, किसके बीच में, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में वो डिफाइन किया गया था। हम वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते जाएंगे। पहले हम गैस का जो बिहेवियर है वो स्टडी जरूर कर लेते हैं बेटा।
देखिए, सबसे पहले बेटा हमारे पास यहां पे हमने स्टडी करने वाले हैं वो है द कंपोजिशन ऑफ गैसेस। जब हम गैस के कंपोजिशन के बारे में बात करके, बोले गैस बना किससे चीज से हुआ है, तो देखिए मैंने पढ़ा हुआ बेटा जो गैसेस है दैट आर मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एट ऑल पॉसिबल स्पीड। मतलब ये कि कुछ पार्टिकल बेटा स्लो भी होंगे, कुछ फास्ट भी होंगे, कुछ एवरेज स्पीड में भी मूव कर रहे होंगे, लेकिन हर टाइप के आपको यहां पे मिल जाते हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं। तो ये है कंपोजिशन ऑफ गैसेस। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहते हैं द मोलिक्यूल्स आर निग्लिजिबली स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। यार ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझना बेटा। अगर मान लीजिए ये जितने भी आपको गैस के मॉलिक्यूल्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं ना, इन सबको अगर मान लीजिए मैं इकट्ठा कर दूं, बिल्कुल इकट्ठा करके एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक ले आऊं, तो इसका वॉल्यूम और ये पूरा जो कंटेनर आपको देख रहा है इसका वॉल्यूम के बीच में इतना डिफरेंस होता है कि मैं इन गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को निगलेक्ट कर सकता हूं। मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि यहां पे लिखा है, देखो साफ साफ लिखा है बेटा, द मॉलिक्यूल्स आर निग्लिजिबली स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। क्योंकि देखो कंटेनर जितना बड़ा होगा गैस ने तो उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेना है, लेकिन अगर इन सबको आपस में इकट्ठा करके इसका वॉल्यूम चेक करूंगा ना इन मॉलिक्यूल्स का, तो भाई इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है एज कंपेयर टू जो ये वॉल्यूम आपका जो है ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो यही बेटा इस सेकंड पॉइंट की बात है। अब हम बात करने लगे हैं बेटा इसके नेक्स्ट, और वो है आपका दैट इज गैस हैव नीदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ फिक्स्ड शेप। मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बेटा एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि अगर आप इसके जैसे ये वाला बॉर्डर था, मैंने बॉर्डर को बेटा अगर आपको उधर की तरफ मूव किया या अंदर की तरफ लेके आए, इन दोनों कंडीशन के अंदर इसने क्या किया था, चुपचाप उसका जितना शेप बन रहा था, जितना स्पेस बन रहा था, सभी को ऑक्युपाई कर लिया था। तो वही यहां पे बात है, कहता है देयर इज निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देयरफॉर द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन द एंटायर स्पेस, ये भी बता चुका हूं, अवेलेबल इन देम, सो देयर मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली बाय द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो मैंने आपको यहां पे ऑलरेडी दिखाया हुआ है। ये जो आपके कंटेनर के वॉल्स है ना, बस यही इनको रोक पाते हैं, अदरवाइज उसके अंदर वो रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, इसके अलावा यहां पे लास्ट में ये लिखा गया है, इसी वजह से बेटा दे अटेन इन द शेप ऑफ द कंटेनर वेसल। ठीक है, तो ये वही शेप एक्वायर कर लेते हैं जो उस कंटेनर का शेप होता है। देखिए बेटा अब हमने स्टडी करना है द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसमें कहा जाता है कि जो गैसेस हैं वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर इन ऑल दी डायरेक्शन। और ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए पहली बात ये समझो कि हमें प्रेशर मिलता कैसे है ना, क्या रीजन है उसके पीछे का। देखिए बात सिर्फ इतनी है कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर की प्रेजेंस में वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होती है उसको, और उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। और क्या होता है कि जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, और साथ ही साथ ये जो कंटेनर की वॉल्स है ना, इस वॉल के साथ जाके वो टकराते हैं। टकराने से फोर्स एक्सर्ट होती है और फोर्स से प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो ये सारी कहानी बेटा प्रेशर की वो यहीं से है। वो एक बात आपको याद है मैंने आपको क्या कहा था कि ये जितने भी आपके यहां पर पार्टिकल्स दिखाई देते हैं इन सब का बिहेवियर एक जैसा होता है, और इसी वजह से वो आपके साइड वाले वॉल्स पे ऊपर और नीचे हर जगह पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसलिए कहा जाता है बेटा प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं ऑल डायरेक्शन। और एक और मजेदार बात है, सपोज कर लो कि अगर मैं इसका ये वाला वॉल स्टडी कर रहा हूं, इस वॉल का अपना एक एरिया होगा, ठीक है, एक फिक्स टाइम इंटरवल में अगर मैं चेक करूं ना, तो अगर मान लो यहां पे 10 मॉलिक्यूल इससे टकरा रहे हैं, तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद 10 फिर टकराएंगे, 10 फिर टकराएंगे, 10 फिर टकराएंगे। मतलब इतनी यूनिफॉर्मिटी होती है इनके अंदर कि प्रेशर लगभग एक जैसा होता है। आप देख सकते हो यहां पे थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बट ज्यादा कोई चेंज नहीं आता। ये हमारा प्रेशर गॉज है जिसका काम होता है प्रेशर को मेजर करना। ठीक है, आगे देखिए। सो मैंने कह दिया बेटा, तो मूविंग पार्टिकल्स जो हैं गैस की कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, और साथ ही साथ कंटेनर के वॉल्स के साथ बेटा ये कोलाइड करते हैं, और इसी कोलिजन की वजह से जो गैस है वो अपने प्रेशर को एक्सर्ट कर पाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट हैज बीन फाउंड दैट अ गिवन टेम्परेचर, टाइम एंड एरिया, द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस स्ट्राइक अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड दस गैस एक्सर्ट द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी समझा दिया है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है, और वो है कि गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। अब ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होती है।
मैंने आपको कहा तो है कि इनकी वीक फोर्सेस हैं, स्पेसिस बहुत ज्यादा हैं। तो देखो होता क्या है कि अगर मैं यहां पे कम कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ गए। जब ज्यादा था तो ज्यादा स्पेस है इनके बीच में, तो मतलब इनके अंदर स्पेस इतनी ज्यादा होती है कि अगर हम चाहें तो हाई प्रेशर लगाकर इनको एक दूसरे के नजदीक लाया जा सकता है। तो इट इज हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। बाकी यहां पे लिखा है कि देयर इज अ लार्ज इंटर पार्टिकुलर के स्पेसेस हैं बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड दिस अकाउंट्स फॉर द हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैसेस। ऑन अप्लाइंग प्रेशर द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो हम ऑलरेडी यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे पास आता है कि गैसेस आर हाईली दैट इज एक्सपेंसिबल। देखिए बेटा सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी गैस होती है ना यार, उस गैस के अंदर अगर मैं उसको हीट प्रोवाइड कर दूं तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है कि इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और जैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो बाहर की तरफ फैलने की कोशिश करेगी, मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं इसी गैस को कूल डाउन करूं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी वो धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आने शुरू हो जाएंगे, फोर्सेस बढ़ जाती है, लिक्विफाइड हो जाती हैं। आगे जाके वो स्टडी करने वाला हूं। तो देखिए बेटा सिंपल सी बात है कि अगर आपने गैस को एक्सपैंड करना है उसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि गैस का जो प्रेशर है उसको कम कर दो। प्रेशर कम करने से क्या होगा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, आप देखो ना ऊपर किसी ने दबाव बना के रखा हो तो बेचारे उतने से हिस्से के अंदर ही घूम रहे हैं। अगर दबाव को ही कम कर दोगे तो इनके अंदर तो काइनेटिक एनर्जी है ही है, वो बाहर की तरफ ऐसे जा जाके अपने आप को एक्सपैंड कर लेंगे। तो पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है, आप एक काम करो नीचे से उसको गैस से मतलब ऐसे हीट जो है वो हीट प्रोवाइड करने लग जाओ। अब जैसे जैसे हीट प्रोवाइड करोगे इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भाई ये इधर उधर रैंडमली मूव करेंगे इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन और धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड कर लेंगे। तो ये दो तरीके हैं और उन्हीं तरीकों को बेटा यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कहता है कि गैस इंक्रीजेज इन वॉल्यूम ऑन डिक्रीजिंग इन प्रेशर, या तो प्रेशर को डिक्रीज कर दो बेटा, और दूसरा है कि अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो। अगर आप उनको यहां लिखा है, कहते हैं कि व्हेन द प्रेशर ऑन द इनक्लोज्ड गैस इज रिड्यूस्ड, अगर उसको हम कम कर देते हैं सो इट्स पार्टिकल मूव अपार्ट दस इंक्रीजेस द इंटरमोलिकुलर स्पेस, एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस। और दूसरी बात बेटा कि अगर मैं यहां पे लिखा है यहां पे कि अगर मैं इनक्लोज गैस को हीट अप कर देता हूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये बहुत तेजी से मूव करेंगे और मूव करेंगे एक दूसरे से दूर दूर भी होते जाएंगे। एज अ रिजल्ट वॉल्यूम आपका फिर से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो आपका एक्सपैंड हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास बेटा नेक्स्ट आता है कि यार ये ना जो गैसेस होते हैं, दो डिफरेंट गैसेस आपस में आसानी से डिफ्यूज हो जाती है। डिफ्यूज मतलब इंटरमिक्स हो जाती है। अब एक बहुत सिंपल एग्जांपल से बताया गया है। मेरे पास एक मैंने क्या किया, एक चैम्बर लिया, चैम्बर के अंदर मैंने गैस को डाला, थोड़ा देखो क्या यूनिफॉर्म हो गए। फिर मैंने दूसरी गैस को डाला, और जैसे दूसरी गैस को डाला आप देख रहे हो धीरे 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 कैसे मिक्सअप हो रहे हैं। और जब ये मिक्सअप हो रहे हैं तो ये नहीं कि छोटे से एरिया में मिक्सअप हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा एंटायर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे और होमोजीनियसली ये मिक्सअप होते हैं। होमोजीनियसली का मतलब क्या होता है, होमोजीनियसली का मतलब होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है सेम रहेगी थ्रू आउट द होल चैम्बर। जितने यहां पे आपको मतलब नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम जितने एक जगह मिल रहे हैं उतने आपके कांस्टेंट रहेंगे, मतलब थ्रू आउट आपके। सो कहने का मतलब यहां पे क्या है बेटा, और ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है। रीजन बहुत सिंपल है। जब हम किसी और इसे लाल वाले जो हमारे पार्टिकल्स यहां दिख रहे हैं, जब इसको मैंने अंदर डाला तो हुआ ये कि ऑलरेडी पहले जो ब्लू वाले पार्टिकल्स थे ना, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, वो रैंडमली तो मूव कर ही रहे थे। अब उससे क्या हुआ, जब ये लाल वाले एंटर हुए तो ये जो ब्लू वाले थे लाल वालों के साथ टकराया, जब इसे इसके साथ टकराया इसको भेज दिया किसी और डायरेक्शन में, और आए टकराया किसी और डायरेक्शन में चला गया, और आया टकराया फिर आते। तो इसी कोलिजन की वजह से और ऊपर से स्पेस तो हर एक मॉलिक्यूल के बीच में है ही, और इस वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपरली अंदर क्या होता है, इंटरमिक्स आपका हो जाता है। ऐसे कई सारी एग्जांपल्स भी हैं। आपने किसी कभी गौर करी है कि अगर आपके रूम के किसी एक एंड में कोई हल्का सा परफ्यूम लगा रहा हो, आप विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर अंदर आपको जो उसकी खुशबू होती है वो किसी दूसरे एंड में आपको मतलब जो है वो स्मेल आ जाती है उसकी। और ऐसा क्यों, यही तो रीजन है कि परफ्यूम से निकले हुए पार्टिकल गैस के जो हमारी हवा है, हवा के अंदर जो स्पेसेस है उनमें से टकराते होते 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 हमारे पास वो पहुंच जाती है। ठीक है ना। और इसी तरह एक बड़ा अच्छा एग्जांपल भी हमारे पास है, चलो मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं आपको। यहां पे लिखा है कि इंटर पार्टिकल स्पेसिस in a gas is very large, so when the two gases are brought in contact with each other their molecules mix each other in such a manner that there is a homogeneous gaseous mixture is formed। ये नहीं कि कुछ एरिया में वो गैस है कुछ एरिया में नहीं है, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे एरिया के अंदर। ठीक है।
तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है of the gradual mixing of the two substances kept in contact by the molecular motion। ठीक है, ये आप देख ही सकते हो बेटा, ये सब क्या हो रहे हैं, एक दूसरे में डिफ्यूज हो पा रहे हैं आपके। क्लियर हो गया? अब एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था मैं करने के लिए, मान लो ये क्लोरीन की बोतल है, अब इस क्लोरीन के गैस से भरी हुई है, मैंने इसको हल्का सा खोला, जैसे खोला देखा पार्टिकल्स जो है वो कैसे एक दूसरे में अंदर मिक्सअप हो गए। अब कोई मुझे पूछेगा सर क्लोरीन तो वैसे हैवियर नहीं होती, मतलब हवा से, मैं बोलूंगा बिल्कुल हैवियर होती है भाई, क्यों नहीं होती, बिल्कुल होती है। बट फिर कैसे मिक्सअप हो रहे हैं, बताया ना, कोलिजन की वजह से। जैसे हमारे गैस जो है वो बाहर की तरफ, इसके मॉलिक्यूल्स जो है जो बाहर की तरफ निकलते हैं ना, तो ये जो हवा के बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो रैंडमली मूव कर ही रहे हैं, उन्हीं कोलिजन्स की वजह से उनको धीरे धीरे करके पूरा फैला देते हैं अपने रूम के अंदर। तो इंस्टेड ऑफ कि हैवी होने की वजह से वो फ्लोर में इकट्ठे हो जाए, वो एक्चुअली में ऊपर फैलना शुरू हो जाता है, और उसकी जो स्मेल है वो हमें थ्रू आउट हमारे रूम में हमें मिल जाती है। तो यहां पे लिखा हुआ है, कहते इफ यू ओपन ए जार ऑफ क्लोरीन और अमोनिया इन ए लार्ज रूम, द ऑर्डर क्या है, yes, the odor presence of the air can be detected in each part of the room within a few seconds. Although the chlorine is heavier than air, it does not remain at the floor but spreads throughout the room. और दूसरी बात, जो पार्टिकल्स हैं क्लोरीन कम आउट फ्रॉम द जार, मैंने बता दिया, कोलाइड करते हैं एयर पार्टिकल्स के अंदर, एंड ड्यू टू दिस कोलिजन दे स्टार्ट मूविंग इन हैपहैजर्ड मैनर इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल ये इक्वली आपके जो है मिक्सअप या होमोजेनियसली मिक्सचर नहीं हो जाते पूरे हमारे रूम के अंदर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा, जो मैं बात आपको डिफ्यूजन की और उसके एग्जांपल में समझाना चाहता था। गुड। फिर बेटा मेरे पास आता है यहां पर, दैट इज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। यस, हम चाहें तो गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, बट उसके लिए ना पता क्या करना होता है, मॉलिक्यूल्स का ना एक दूसरे के पास रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे ना, तब उनके बीच में जो फोर्सेज है वो स्ट्रांग हो जाती हैं। जैसे वो स्ट्रांग होंगे, एक दूसरे को इंटैक्ट करेंगे और वो इधर उधर नहीं जा पाएंगे, और उसका जो स्टेट है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको पास कैसे लाया जाए। फिर से दो तरीके। पहला तरीका यह है कि आप प्रेशर बढ़ा दो। प्रेशर मैं कहता हूं इतना बढ़ा दो कि मॉलिक्यूल मजबूर हो जाए एक दूसरे के पास आने के लिए, और एक ऐसे मूवमेंट में क्या होगा, जैसे वो दूसरे के पास आएंगे, इन दोनों के बीच में फोर्सेस बनेंगी, फोर्सेस बढ़ेंगी, इंटरेक्शन बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से आपको जो है गैस है जो आप चाहे तो लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका सर, दूसरा तरीका है टेम्परेचर को डाउन कर दो। जब आप अपने गैस मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को डाउन करते हो ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो इधर उधर भागने के बजाय वो धीरे धीरे मूव करते हैं, और जैसे एक दूसरे के नजदीक आते हैं इंटरेक्शन बढ़ती है। इंटरेक्शन बढ़ने से उसका जो स्टेट है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहां देख रहे हो, पहले तेज थे, अब मैंने ठंडा कर दिया, ठंडे करने से देखो कितने स्लो डाउन हो गए, है ना, कितने स्लो डाउन। और ऊपर से सोने पे सुहागा, अगर मान लीजिए मैं किसी तरीके से इसके प्रेशर को मैं बढ़ा दूं, सपोज अगर मैं इसके प्रेशर को बढ़ा दूं तो क्या होगा, एक तो ठंडा कर दिया, ऊपर से प्रेशर बढ़ा दिया, देखो ये प्रेशर मैंने बढ़ाया हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, और स्लो डाउन हो जाएंगे, ऊपर से प्रेशर भी लग रहा है, इन दोनों के प्रेजेंस में तो वो जल्दी एक दूसरे को लिक्विफाई कर देंगे। तो बेटा इस तरीके से हम चाहें तो गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है, ठीक है। बाकी अब लिखा हुआ बेटा कि ऑन कूलिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस रिड्यूस्ड, एंड ऑन अप्लाइंग प्रेशर ऑन ए कूल्ड गैस द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, हेंस द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गेट रिड्यूस्ड, एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दस द गैस लिक्विफाइज। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टार्ट कर लिया अपना 7th चैप्टर। आई होप आपको ये जो 7th चैप्टर है इसकी जो स्टार्टिंग है वो पसंद आई होगी। आने वाले चैप्टर्स के अंदर ऑफ कोर्स हम काफी टॉपिक्स को कवर करेंगे और बहुत जल्दी ये चैप्टर को खत्म कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।